बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीन ट्यूटोरियल में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बच्चों, एक चैप्टर चल रहा था कार्बोनेट्स कंपाउंड। तो कार्बोनेट्स कंपाउंड में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लेक्चर अपने। इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। एक एक चीज़ को मैं क्या करता हूँ, एक बार रिमाइंड कर देता हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ चुकी हैं। तो बच्चों, देखा जाए तो हमने इसमें से क्या क्या कंप्लीट किया है उसके विषय में थोड़ी सी बात कर ली जाए। हमने पढ़ा है आपका, सबसे पहली बात करूं तो ये हो चुका है कार्बन का बॉन्डिंग क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन, एल्केन, एल्काइन देखा। फंक्शनल ग्रुप भी हमने पढ़ लिया। पॉलीमर्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स आई थिंक बचा हुआ है ये टॉपिक इसमें, लेकिन इसका अलग से चैप्टर है। और आज जो हमें पढ़ना है उसके विषय में इस पर मेंशन नहीं किया, और जो कि रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, कंबशन और बाकी जब केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। तो बच्चों, इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। क्या क्या पढ़ी हैं? तो कार्बन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। सारी चीज़ें डन है, सब कुछ होके चल रहा है। ओके, देखो इसमें जैसे कि कार्बन से रिलेटेड हमने ये बातें जानी कि भाई कार्बन की वैलेंसी के आधार पे आप चीज़ों को क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो। फिर से जितने भी कार्बन होते हैं, चाहे वो उसके आइसोमर्स बोले, एलोट्रॉप्स बोले, जिसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी। डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट और बकमुस्टर फुलरेंस, ये हो चुका है पहले। आज जो हमें पढ़ना है देख लेते एक बार। ये हमने टेट्रावैलेंसी का, कार्बन का नेचर बताया था कि इसका नेचर क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे होता है। तो बाबू, ये स्टेबिलिटी के चलते क्या होता है, कार्बन अपना बॉन्ड के लिए क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम करते हैं टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर बोल देते हैं, है ना। और भी नीचे ब्रॉड में होता है इसके मोलिकुलर जो आयनिक कंपोजिशन अंदर का, ठीक है। कैटिनेशन देखा हमने, फिर से आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग देखा है। फिर उसके बाद से हमने इसको कैटेगराइज किया कि देखो इसमें से ये वाला जो है ना, नाइट्रोजन वाला काफी इंपॉर्टेंट है ना। और ये जो नाइट्रोजन वाला है, इसका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, इस पर एक सवाल आया हुआ है एमसीक्यू, ठीक। फिर से ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होने के पीछे क्या कारण होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में है कि डबल बॉन्ड में है, ये सब इस टाइप से एमसीक्यू में सवाल आते हैं। आयनिक कंपोजिशन जो इसका है, वो सारी चीजें, है ना। तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। और आज जो हमें पढ़ना है उसके विषय में बात करनी है कि एलोट्रॉप्स थे किसके, कार्बन के स्ट्रक्चर के एलोट्रॉप्स थे। पहले हमने देखा था किसके बारे में, तो पहले हमने पढ़ा था आपका डायमंड के बारे में। फिर हम जाने ग्रेफाइट के बारे में। ये आपका क्या है, ग्रेफाइट का एक स्ट्रक्चर है। और ये हमारे बकमुस्टर फुलर, जो कि एक फुटबॉल के शेप के आकार का इनका स्ट्रक्चर था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये 2 चीजें हमने प्रॉपर्टीज जानी कि भाई डायमंड के क्या होती हैं, उनके अरेंजमेंट और प्रॉपर्टीज वगैरह। इस साइड में हमने देखा था किसके विषय में, ग्रेफाइट के विषय में, कि ग्रेफाइट कैसा उसका बिहेवियर है, कैसी प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें। मैं आपको पीडीएफ, जो मेरे लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स में जब आप इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पे नोट्स का गूगल ड्राइव का लिंक पेस्ट किया हुआ है, जहां से ये सारे के सारे आप लेक्चर्स जो भी पीडीएफ हैं उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से आप चीज़ों को अच्छे से नोट कर पाओगे, नोट्स बना पाओगे। मैं अभी तक कोई ऐसा टॉपिक नहीं हुआ है जिसको मैं ना छोड़ा हूँ, है ना। सारे टॉपिक मैं कवर किया हूँ, और मैं एमसीक्यू देखा हूँ। मिलने में जितने भी टॉपिक उठा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी, ये टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको भी बता रहा हूँ। तो आप एक एक पॉइंट को, लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा कि आपकी नॉलेज को ग्रो होगा, है ना। ध्यान से एकदम पढ़ो चीजों को। फिर आगे क्या है बच्चों, फुलरेंस के बारे में हमने जाना। हाइब्रिडाइजेशन जो है हाइड्रोकार्बन के विषय में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमने देखा। फिर से ये सारे कार्बोनेट्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर वगैरह। तो मेनली क्या है कि आपका एक स्ट्रक्चर भी आया हुआ है इथेन का, है ना। इथेन के स्ट्रक्चर पूछे गए हैं पेपर में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड सारी चीजें हैं। हेक्सेन का भी, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन, ये सारी चीजों का लेक्चर बना हुआ है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। और फंक्शनल ग्रुप जो जो है आपके, जैसे कि
मैं ये कहूँ कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली क्या क्या है, तो OH हो गया, CHO हो गया, C डबल बॉन्ड, ये कीटोन ग्रुप के मेंबर को C डबल बॉन्ड हो, और लास्ट में इसका सफिक्स प्रीफिक्स भी हमने पढ़ा है ना। काफी चीजें हमने नोमेनक्लेचर में देखा था, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में, है ना। और यहाँ भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सफिक्स और प्रीफिक्स लगने हैं उसके विषय में हमने डिस्कस किया था, है ना। जो टॉपिक है आज का वो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। क्या क्या है, तो इस टॉपिक में हमें जानना है कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड के विषय में हमें आज यहाँ से शुरू करना है। इसके पहले तो केवल रिवीजन में करा रहा था कि हम तो क्या क्या चीजें पढ़ के आ चुके हैं। बच्चों बात करते हैं कॉम्बिनेशन से, कंबशन से। कंबशन का मतलब क्या है, पहली बात तो कंबशन जो होता है इसमें जलना किसी चीज का, नाम से जाहिर हो रहा है भाई कोई चीज जलेगा तो उसमें से हीट और लाइट जनरेट होता है, और किसके प्रेजेंस में चलती है, कोई भी हमारे अर्थ पे चीजें, जितनी सारी चीजें हैं अगर उनको जलाया जाएगा तो जलने के लिए किसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो चीजें यहाँ से मिलती हैं, हीट और लाइट। हीट और लाइट यहाँ से क्या होता है, जनरेट होता है। अगर कार्बन की बात करें, कार्बन को अब जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे तो बनेगा CO2 और साथ में हीट और लाइट जनरेट होता है। ऐसे ही बात कर ले हम, कोई मीथेन हमारे पास में, मीथेन को जलाएंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में H2O गैस। प्रैक्टिकली सोचो ना, मीथेन गैस की तरह जलाते हैं तो किसका CO2 और H2O रिलीज होता है उसमें, जो कि ज्यादातर मीथेन के बारे में कहा जाता है कि ये जलती है ज्यादातर ये फंगस वगैरह, और भी जैसे कि आपकी जितनी भी जमी हुई पानियां होती हैं उन सभी पानियों से क्या होता है, सड़ने लगता है तो उसे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और भी सारी चीजें हैं जैसे कि आपके एटमॉस्फेयर के आसपास जैसे कोई जलाशय है और जलाशय में जलकुंभी होगी है तो वहां से भी क्या होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। और आप जाओ तो इसको बैलून में भी यूज करते हो, बहुत जगह यूज करते हो, गैसियस फॉर्म में ही है। बलून में भी आप क्या करते हो, जला लेते हो, बलून गैस वाली उड़ती है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें ज्यादातर क्या होगा, CO2 और आपका वाटर या हीट और लाइट जनरेट होगा। ऐसे हमारे पास में इथेनॉल है, अगर तो इथेनॉल को जलाने पर भी ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करने पर भी क्या मिलेगा, तो CO2 और H2 और हीट और लाइट जनरेट होता है। सवाल ये उठता है कि इस टाइप से कैसे इसके क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें मेनली क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं, ज्यादातर इथेनॉल कन्वर्जन ही हो सकता है, या ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए हम इसको टाइप से इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली ये थर्ड वाले का, दो तो आप आराम से कर लोगे। थर्ड वाले केस में आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। पहला हो गया आपका कंबशन के विषय में बात किया गया। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल में मेनली क्या होता है बच्चों, इसमें जो हम दो तरीके के कैटालिस्ट यूज में लेकर के आते हैं। पहले कैटालिस्ट लाते हैं अल्कलाइन KMnO4, जो कि आपका पोटासियम, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एक मिनट इसको सही कर लिया जाए। ये क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। अच्छा इसको हटा दो, इसको मैं हटा ही देता हूँ। CH3 COOH है, ये एसिटिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड इसको कहा जाता है ना। जैसे कि इसमें हम दो तरीके के कैटालिस्ट यूज करते हैं, और मेनली क्या इथेनॉल से कोई हम एसिड बना रहे हैं, या हम इसको एज ए कीटोन, एस्टरिफिकेशन में तो कीटोन वगैरह ग्रुप का मेंबर बनेगा, लेकिन इसमें जो है एसिड बनता है। तो मेनली आप ये कह सकते हो कि भाई ये कन्वर्जन है किसका, तो ऑक्सीडेशन है इथेनॉल का, है ना। जब ऑक्सीडेशन हम इथेनॉल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कोई एसिड का पार्ट मिलेगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH मिलेगा। और उसके लिए जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं, क्या क्या यूज कर रहे हैं कैटालिस्ट, आपका अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड करेंगे पोटासियम डाइक्रोमेट से, है ना। और साथ में अगर अल्कलाइन KMnO4 ले रहा है तो उसको भी हीट करेंगे तो एसिड बनेगा। अच्छा यहाँ वो होगा, एक मिनट इसको भी करेक्ट करो, C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। ये देख लेंगे आप लोग, थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर। और जब एसिडिफाइड होता है तो इसमें पोटासियम डाइक्रोमेट लेते हैं और साथ में उसको हीट करते हैं। मिलता है क्या है, तो हमें मिलता है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ये रिजल्ट है इसका
क्या हो रहा है, तो बच्चों इथेनॉल से आप क्या बना रहे हो, एक एसिड बना रहे हो, इथेनोइक एसिड उसको कहा जा सकता है, लेकिन एसिटिक एसिड जनरली तौर पर कहते हैं। और इन सारे ग्रुप को हम क्या नाम दे देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बोल देते हैं इसको। तो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। तो ये कन्वर्जन क्या था बच्चों, तो ये कन्वर्जन जो था इसके पहले वाले में दो हमने लिया था कैटालिस्ट के तौर पे, है क्या चीज, इथेनॉल से हम इथेनोइक एसिड बना रहे हैं, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना रहे हैं अगर, तो उसके लिए जो कैटालिस्ट हम यूज कर रहे हैं, दो कैटालिस्ट यूज कर रहे थे, एक पोटासियम परमैंगनेट था KMnO4 और दूसरा पोटासियम डाइक्रोमेट था। ये दोनों के दोनों क्या है, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर हम दोनों को यूज कर रहे हैं। मानते हैं ये क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है किसका, तो एसिटिक ये इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का, और बाद में क्या बन जा रहा है, इथेनोइक एसिड बन जा रहा है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, किसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन में और इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ, है ना। तो कोई एक इथेनॉल मॉलिक्यूल लिए है, साथ में हम उसके अगर ऑक्सीजन है तो क्या होगा, मान लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको भी सही कर ली जाए। एक मिनट, ये थोड़ा सा प्रिंट होने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। CH3 डबल बॉन्ड OH आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड है, इतना तो आप जान ही रहे हो, इसमें कुछ बताना नहीं है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम के पेपर भी पास में है, तो जल्दी जल्दी रिवीजन के तौर पर इन सारी चीजों को आप क्या करो, कवर करो। एक एक पॉइंट के बेसिस पे क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कहा गया क्वेश्चन भाई, देखा जाए एटमॉस्फेरिक, एक मिनट देख रहा हूं मैं कौन सा क्वेश्चन है। अमोनिया में कितने बॉन्ड होते हैं, तो अमोनिया में आप ट्रिपल बॉन्ड लगाते हो ना, ये अमोनिया ट्रिपल बॉन्ड, ये आप जानते हो, इसके बीच का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो अभी हमने देखा था। ये करेक्ट आंसर ऑफ ब्यूटेन, हाँ ये अल्कलाइन KMnO4। क्या ले रहा है हम यहाँ पे बच्चों, ये जो कह रहा है पोटासियम परमैंगनेट की बात कर रहा है, तो ये क्या चीज है, अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट कर रहा है तो एसिटिक एसिड मिल रहा है। तो ये जो रिएक्शन हुआ अल्कलाइन KMnO4, इससे क्या, ये हम जो KMnO4 यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, कैटालिस्ट भी है ना। लेकिन हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो वहां दो हम यूज करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लेते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा, ठीक है। ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथाइन। एक मिनट, मेरे फोन कॉल्स आ रहे हैं, थोड़ा सा एक मिनट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे फोन कॉल्स आ रहे थे, थोड़ा सा मैं बोल दूं कि भाई होल्ड ऑन। देखो इथाइन के स्ट्रक्चर में क्या होता है मेनली, देखो ध्यान से, इथाइन का मतलब क्या होता है, जैसे ट्रिपल बॉन्ड वाले इथाइन, है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड जो होगा, क्या होगा इथाइन का, ये ट्रिपल बॉन्ड इथाइन में आता है, जिसका बेसिक फार्मूला क्या होगा, -2 CnH2n -2 होता है। इसमें से MCQ तौर पे अगर मैं देखूं तो इसको जो है क्या लिया जा सकता है ना, इथाइन। इथाइन में कितने कार्बन होंगे बच्चों, 2 कार्बन होंगे, और ये जनरल फार्मूला CnH2n -2 है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को खोजो, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन हो सकता है,
ये देखो ध्यान से, इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन अब बात आ रही है हाइड्रोजन को अटैच करने की। तो आप जानते हैं ना कि इथाइन में क्या होता है, कितने कार्बन होने चाहिए, तो 2 कार्बन होने चाहिए, और त्रिम बॉन्ड होगा तो एक इधर एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, इधर एक हाइड्रोजन की ही जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा और इसमें कहीं हाइड्रोजन को रखा नहीं जा सकता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। और भी सारे हैं, जैसे कि क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास में, एक टॉपिक भी इसी में कवर करना था, होमोलोगस सीरीज के विषय में आपको बताना था थोड़ा, क्योंकि ये टॉपिक जो है पहले के देखें कंटेंट सही आ रहा है कि नहीं, छोटा तो ज़्यादा नहीं पड़ जा रहा है, नहीं सारी चीज़ें सही हैं, मैं कवर कर ही लेता हूँ इसको भी। देखो होमोलोगस सीरीज में क्या चीज़ है, ये होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इस पर बेसिक एमसीक्यू आया हुआ है। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2020 का। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कहा जा रहा है तो उसमें से क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। कह रहा है कि अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर फ्रॉम द प्रीवियस वन बाई CH2 और 14 AMU कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। मतलब कि होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास में है, वो सक्सीडिंग जो नंबर होते हैं उनसे कुछ प्रीवियस वाला डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, तो CH4 का है, C2H6 है और C3H8 है। यानी ये कहा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो सभी मेंबर्स होते हैं हम लोग सीरीज के, उसको कैसे डिराइव किया जाएगा जनरल फॉर्म में। तो मेनली यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिए हुए हैं, जैसे कि अगर एल्केन्स की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जनरल फार्मूला अगर देखा जाए एल्कीन का तो CnH2n होता है, और अगर एल्काइंस की बात की जाए तो उसमें CnH2n-2 होता है, जहाँ n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर बात करता है, और उसके कुछ बेसिक यहाँ पे सीरीज दिए हुए हैं। ये सारे के सारे सीरीज जो कहे जाते हैं उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। जनरली इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है होमोलोगस सीरीज की, अ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन सीरीज। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूलर मास का मतलब कि अगर कार्बन कार्बन आ रहे हैं तो ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं ना। जैसे अगर एल्केन की ही बात करें तो एल्केन में देख पा रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन के बढ़ते चले जा रहे हैं, C3H8 के मॉलिक्यूल के कार्बन एटम के मॉलिक्यूल बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। और भी सारी चीजें हैं। ओके, फोनो कॉल्स आने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन एटम्स में जैसे कि CH4 मीथेन हो गया, इथेन हो गया, ऐसे ही प्रोपेन हो गया, तो इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मास है वो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है एक्चुअली में। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। मुझे चाह रहा था इसको एरोप्लेन मोड पे कर देना, बड़ा फोन कॉल्स आ रहे हैं, 1 मिनट, इसको कर दिया जाए एरोप्लेन मोड पे। देखो ठीक है, तो ऐसे ही होमोलोगस सीरीज किसका देख रहे थे, एल्कीन्स का और एल्काइंस का। तो मेनली एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बात उठता है, सवाल ये उठता है कि इस पर बेस क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन द होमोलोगस सीरीज। इसमें से कौन सा हम होमोलोगस सीरीज में नहीं देखते हैं, रीजन देना है, चॉइस देना है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा दे रहा है कि डिफरेंस इन CH2 एंड 14U मॉलिक्यूलर मास, ग्रेडिएशन इन फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज, और डी दे रहा है सम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हो रही है कि ये अपने प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है होमोलोगस सीरीज के। और भी सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन है आपका कि इथेन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 और उसके बीच की बॉन्डिंग कितनी है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे C2H6 की बात की जाए तो इसके बीच में देखा जाए कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनना ही बनना है, और बाकी जो है आपका हाइड्रोजन अटैच होगा। ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ये दरअसल इसका क्या है,
एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि इनके बीच में बॉन्डिंग कितनी होनी चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है हमें। तो आप चेक करोगे कितने बॉन्ड हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ऐसे आप स्ट्रक्चर बना करके निकाल सकते हो। इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन फॉर्म्स आवर कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन with 4 univalent atoms hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the electronic configuration of। क्या होगा इसमें से, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको बताया था, इस पे बेस्ड एक बात थी कि कार्बन क्या करता है कि जब वो अपनी ऑक्टेट को पूरा करने जाता है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, जैसे कि इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए कार्बन का, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 2 और 4 होता है, अगर इसको और 4 की जरूरत पड़ेगी तभी तो ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा, है ना, 8 बना लेगा, नहीं तो घटेगा तो नहीं ना, क्योंकि इसको और 4 चाहिए। तो बाद में अगर ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है तो ये 2 और 8 होता है ना, 8 और 2 8 और 2, तो ये किसकी बिहेव करता है, कितने कैसे बिहेव करता है, ये जो आता है वो नोबल गैस की तरह क्या करता है, बाद में अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये पूरा हो जाता है। तो मानते हैं कि कितना है इसमें 10 हो रहा है, तो 4 इसको चाहिए था, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है इसमें, हीलियम, नियोन, आर्गन या क्रिप्टॉन की तरह। जैसे मानते हैं कौन कौन से अगर सीरीज देखा जाए, 10वें स्थान पे कौन सा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन की तरह क्या करेगा, ये अपना बिहेव करने लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है, कि कार्बन जब 4 कोवेलेंट मतलब शेयर करेगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड 4 यूनिवैलेंट एटम से, तो क्या वो बनेगा, तो फॉर्मेशन होगा, जैसे कि 4 बॉन्ड्स कार्बन अटेंड करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो किसकी तरह जाएगा, ये नियोन की तरह ही अपना। अब मानते हैं नियोन ये हो गया, क्योंकि ये 10वें स्थान पे नियोन है। इन सबों का क्या होगा, हीलियम सेकेंड वाले पे पॉसिबल ही नहीं है, नियोन ही होगा। आर्गन आपका टोटल पहुंच जाएगा कितने पे, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम 18वें, 19वें 18वें उधर चला जाता है, क्रिप्टॉन तो होगा ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। इसी में एक और क्वेश्चन है कि भाई इसके विषय में भी पढ़ना है हमें, है ना, कि ये कैटालिस्ट के तौर पर हम जैसे कि जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी हम देखेंगे इसको सॉल्वेंट डिटर्जेंट में, तो उसमें इस चीज के बारे में ये कौन सा रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो चलिए इस पर आते हैं, अभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आते हैं थोड़ा सा इससे। तो काफी चीजें बाबू आज के लेक्चर में बहुत कुछ बताना था आपको, और एक एक करके सारी चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल में, और मुझे आज ही इस लेक्चर को क्या करना है, खत्म भी करना है। तो बने रहिए, रिवीजन करते रहिए साथ में सारी चीजों को। आते हैं उसी चीज पर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, उसी के बेस पर यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है, एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास में कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड बनना, ये कौन से रिएक्शन में हम देखते हैं, एडिशन रिएक्शन में। और इसमें कैटालिस्ट क्या लेंगे, निकल या प्लेटिनियम लेते हैं, हीट करते हैं, और क्या होता है, हीट करने पर H2 या वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं हमें। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, इसके ये देखो यहाँ से कौन सा रिएक्शन देख रहे हैं हम, एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं। तो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है मिल बच्चों, कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है उससे क्या बन रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हुए हैं उसको समझने का एक बार प्रयास करो, क्या क्या चीजें हैं। तो मेनली जैसे हमारे पास में कोई ग्रुप मेंबर है किसका, अनसैचुरेटेड वाला है, और ये अनसैचुरेटेड में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम यूज कर रहे हैं कैटालिस्ट, निकल और प्लेटिनियम का यूज करके हम बात करते हैं, क्या बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है ये आपका क्या लिखा हुआ है, तो ये आपका है सैचुरेटेड, ये आपका है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्या हो रहा है, अनसैचुरेटेड से, सॉरी एरो उल्टा बन गया, एक मिनट, ये क्या है बच्चों, अनसैचुरेटेड से क्या बन रहा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनना। ये शो करता है एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, आपके एग्जाम में पूछा हुआ था क्वेश्चन, मैं बता देता हूं। थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू हुई थे, जैसे कि ये एडिशन रिएक्शन का है,
इसमें हम कैटालिस्ट के तौर पर क्या यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम कैटालिस्ट के तौर पर यूज कर रहे हैं निकल और प्लेटिनियम। पहले से मार्क नहीं किया हुआ है, असल में बीच में थोड़ी वो टेक्निकल इशू हो गई थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें मैं बता नहीं पाया। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, इसके में हम कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं निकल और प्लेटिनियम, और निकल और प्लेटिनियम ये किसको शो कर रहा है, तो बच्चों ये शो करता है एडिशन रिएक्शन को। किसको? एडिशन रिएक्शन को, जो ये आपका ऑप्शन नंबर ये है ना। और ये क्या चीज होता है, थोड़ा सा इसके विषय में भी देख नहीं रहे हो, सारी चीजें जो है गड़बड़ हो गई हैं। मैं दोबारा इसको बीच में रिकॉर्ड कर रहा था, है ना, मतलब कि बीच में मैं देखा कि मेरी जो स्लाइड्स है वो पूरी की पूरी मतलब स्टॉप्स हो गया था, इसी वजह से दिक्कत आ गया था। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली में, इसके डेफिनेशन की बात की जाए तो होता है क्या है इसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या बनना, सैचुरेटेड बनना। और ये किसके, इसके हाइड्रोजन के बीच में क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड की भी बात कर सकते हैं हम। एक्चुअली में डबल बॉन्ड ज्यादातर हम यूज में लेकर के आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तो उस एल्काइन वाले केस में देखने को मिलता है। अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझने की जरूरत है। और किसके प्रेजेंस में होता है, तो इसमें दो कैटालिस्ट यूज करते हैं, प्लेटिनियम यूज कर रहा है, दूसरा निकल यूज कर रहा है। क्या क्या कैटालिस्ट के तौर पर, तो प्लेटिनियम और निकल यूज करते हैं कैटालिस्ट के तौर पे। और दरअसल इसके रियल वर्ल्ड कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, जो कि हाइड्रोजनेशन होता है कॉमर्शियली। इसका जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं वनस्पति घी में, जो वनस्पति घी वाला जो है ये दरअसल ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन के ऊपर जाता है। और एनिमल्स जो होते हैं वो एनिमल फैट्स वगैरह जो होते हैं सैचुरेटेड कार्बन के तौर पर देखते हैं। तो वेजिटेबल्स ऑयल यूज करते हैं, क्या कैटालिस्ट यूज करते हैं, निकल और प्लेटिनियम का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर इसमें। तो ये आपका था एडिशन रिएक्शन। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि बार बार जो है स्लाइड्स का इधर उधर होना मेरे लिए आफत हो जा रहा है ना। और ये पूरा का पूरा चीजें इसमें शो भी नहीं हो रही हैं। एक मिनट में कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर दूं, है ना। ये बड़ा उलझाऊ काम भी है पूरा। चलो ठीक है, जैसे जेनी ट्यूटोरियल कार्बन एड्स कंपाउंड जा रहा है तो थोड़ा सा इसको और नीचे कर लूं, 1 मिनट और ऊपर करना पड़ेगा। अब इतने में फिक्स कर दिया जाए इसको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलो आगे की चीजों को पढ़ते हैं, अभी देखते हैं और भी सारी चीजें हैं। जैसे कि आना है अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, मेनली ये समझो कि कोई रिएक्शन हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है किसको, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन को क्या करना है, क्लोरीन को क्या करना, लगाते जाना है। अगर यहाँ पे किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो प्रेजेंस सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। कैसे होता है, जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं कि कार्बन को रिप्लेस करते जाते हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाते हैं और Cl2 को लगाते जाते हैं। क्या क्या बनेगा, तो CH3Cl प्लस में HCl बनता है। ऐसे ही अगर एक यहाँ पे CH3Cl कितना हो जाएगा, ये CH4 रहने देते हैं यहाँ पे, मीथेन आपका जो है ये क्या हो जाएगा, एक Cl2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो यहाँ पे जैसे कि ये 2 हुआ ना, यहाँ लगा दो 4। अगर 4 लगा देंगे तो भी क्या होगा, CCl4 और साथ में HCl बनेगा। कितना हो रहा है, 4 होना चाहिए, 4 है, एक 5 हो जा रहा है तो एक और Cl लगा दो। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, एक एक मतलब यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते, मेनली ये समझो कि क्या होता है इसमें, हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, तो क्लोरीन से। और इसमें एक और फॉर्मेशन होता है जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनना। जैसे CH4 है तो एक यहाँ से कम, यहाँ से Cl2 एक बढ़ाओगे अगर, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ लग गया, है ना। एक और था यहाँ पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5। ये वाला लास्ट वाला रिएक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। देखो जैसे यहाँ पे हम ले रहे थे, क्या मानते हैं, यहाँ पे ले रहे हैं हम CH4 और एक Cl2 यहाँ पे ले लिए हम, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल अगर ले लें, Cl3 ले लें, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस होकर के क्या बनेगा, CH-Cl2 बनेगा और साथ में HCl हो जाएगा। ऐसे आप क्या करो कि CH4 में यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो, CCl4 कर लो, है ना।
तो क्या हो जाएगा, CHCl3 हो जाएगा, प्लस में Cl हो जाएगा। और इसको भी हटा सकता है तो डायरेक्ट क्या कर लो कि CH4 में एक आप वहां से Cl और प्लस में Cl4 कर लो, तो ये टोटल 5 हो जाएंगे। तो यहाँ से आप CCl4 कर सकते हो और साथ में HCl कर सकते हो। तो ये आपका रिएक्शन जो है कुछ इस टाइप से होता है कि भाई हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और क्लोरीन को ऐड करते जाते हैं, किसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। चलो इसके विषय में कुछ बातें हैं उसको देख लेते हैं एक बार। देखो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, मेनली रिएक्टिविटी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की देखते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसको लेते हैं, तो सवाल उठता है किसका, एल्केन्स का। तो एल्केन है ना, एल्केन हो गया। तो ये क्या होता है, दरअसल ये अनरिएक्टिव और इनर्ट गैस, अनरिस्पॉन्सिव होता है, इनर्ट और अनरिएक्टिव भी होता है। तो रिएक्शन कैसे होता है इसका, तो बच्चों इसमें Cl2 है और किसके प्रेजेंस में होगा, यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। ये रिएक्शन का टाइप क्या है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मैकेनिज्म क्या कहता है बच्चों की, क्लोरीन एटम जो है वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और अपने आप को लगा लेगा, जो कि हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर के साथ अटैच हो जाता है। डेफिनेशन क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, तो डेफिनेशन हम ये देखते हैं कि 1 by 1 ये दूसरे वाले को रिप्लेस करेगा और अपने आप को खुद लगाते जाता है। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है तो वो अपने आप को क्या करेगा, एक एक रिप्लेस करते जाएगा, दूसरे वाले को अटैच करते जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। प्रोडक्ट क्या क्या बनने बच्चों, तो प्रोडक्ट में जैसे कि ये जो है, जो हमारा मीथेन वगैरह है, चाहे कोई भी हम एल्केन में होमोलोगस सीरीज के कोई हायर वाले को लेते हैं, जैसे C2H8 को ले सकते हैं या C3H8 को ले सकते हैं। आप जानते हैं ना एल्केन में कौन सा फॉर्मूला होता है, CnH2n+2। अगर C3 ले रहा है तो क्या लेंगे, ये हो जाएगा 6+2, तो क्या मिलेगा, C3H8 मिलेगा। तो ये हायर वाले को एक उठा सकते हो कोई भी एल्केन का और उसको रिएक्ट कर सकते हो डिफरेंट प्रोडक्ट से, और डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे और वहां पर हम Cl लगाते चले जाएंगे। ये बहुत ही मतलब जटिल होता है, कई प्रोसेस में रिएक्शन होता है इसका। मतलब जितना आप साइज बढ़ाओगे हाइड्रोजन का, उतना क्या करना होगा, आपको Cl लेने होंगे उसको रिप्लेस करने के लिए। आगे की चीजें हैं, जैसे यहाँ पे भी क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इनको 2-3 चीजों पे आज जो है डिस्कस करने की बात करनी है। पहले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर बात करें इसकी कार्बन, सब इंपॉर्टेंट कार्बन जिसमें कि हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड बना रहे हैं, तो 2 कैटेगरी में इसको पढ़ना है। पहले पढ़ना है, हमें जानना है इथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में। दूसरा जानना है कि रिएक्शन ऑफ इथेनॉल में 2 चीज है, एक होता है सोडियम से रिएक्शन, दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन। ऐसे अगर इथेनोइक एसिड्स की बात की जाएगी तो इथेनोइक एसिड्स में हमें 2 रिएक्शन इसमें ही पढ़ना है। इसमें पढ़ना है हमें क्या, रिएक्शन विद बेस, और क्या पढ़ना है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये दोनों के दोनों चीजें हमें पढ़नी है इथेनोइक एसिड्स में। इसमें जो पढ़ना है वो रिएक्शन सोडियम का और ये सारी एस्टरिफिकेशन वगैरह। तो इन सब बेस पर भी क्वेश्चन सवाल आया हुआ है आपके पेपर में, उसको भी देखेंगे। बात करते हैं इथेनॉल की। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे लिखे हुए थे, उसको मैं थोड़ा सा सही से राइट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी बीच में जो है काफी चीजें गड़बड़ हुई हैं। 2Na CH3 CH2, ये आपका इथेनॉल हो गया है ना। ये रिएक्शन क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन बनेगा 2CH3 CH2 और वो अटैच होगा यहाँ पे तो O- के साथ में, Na जो है वो प्लस के साथ में, और बाद में H2 इसमें बनेगा। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सोडियम इथोक्साइड, है ना। ये क्या होता है, सोडियम इथोक्साइड होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें क्लियर विजिबल है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, सारी चीजें तो बिल्कुल क्लियर विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में क्या है कि जैसे कि इसके 2 अवस्था, फिजिकल स्टेट में अगर देखी बात करें तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है बच्चों, रूम टेम्परेचर पर जो इथेनॉल होता है वो एज ए लिक्विड होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। कॉमन नेम क्या है इसका, अल्कोहल का एक कॉमन नेम इथेनॉल। इथेनॉल क्या हो गया, CH3 CH2 OH हो गया, ये इथेनॉल है ना। और इसमें 2 रिएक्शन देखना है कि सोडियम के साथ और अनसैचुरेटेड। ये इथेनॉल बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके प्रिपरेशन और ये सारे पॉइंट्स
अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे एक बार में तो आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और आराम से कह सकते हो कि भाई पेपर अच्छा जाएगा आपका। फिजिकल स्टेट, कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमन नेम अल्कोहल है। और इसमें जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या क्या ले रहा है बच्चों, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह में अगर इसकी मात्रा कम है तो भाई चलेगा, मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वही पॉइजनस बन जाता है, तो अल्कोहल में भी इसको मिलाया जाता है ना। इस चीज का ध्यान देना कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर ये अल्कोहल में भी यूज किया जाता है। सॉल्वेंट देखा जाए तो गुड सॉल्वेंट ही है जो कि यूजफुल मेडिसिन और जैसे कि टीन कल्चर और आयोडीन वगैरह कफ सिरप में, इसका मिनी टॉनिक में इसको यूज में लेकर के आया जाता है ना। और ये काफी मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि इसका बहुत यूज था पहले के समय में। एक सरकार ने एक चल रहा था, आपको अगर ताजा तौरीन एग्जाम्पल देखना होगा तो जब हम लोग छोटे थे, मैं नहीं आप भी जब छोटे थे, तो एक चलती थी कोरेक्स करके वो सिरप चलती थी, और कोरेक्स जो सिरप था वो काफी डेंजरस था, जिसको हम लोग क्या कई जगह पे उसको स्मगलिंग के तौर पर लोग यूज करते थे। क्यों? कई जगह पे इसका इलीगल होने लगा क्योंकि ये मात्रा इसमें ज्यादा होने के चलते। आप क्या करोगे, इसको अगर एक्सपेरिमेंट देखना होगा तो क्या होता है कि जब आप कफ सिरप लेते हो, जब पीते हो, तो उसके बाद से थोड़ी बहुत आपको नींद आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें मात्रा कुछ मिलाई जाती है। नींद आपको पूरी आए, गहरी नींद आएगी, तो वो दवा असर करती है, वो आपके सिरप को क्या करती है, खत्म कर देती है। कोई भी मतलब मात्रा कम होता है तो सॉल्युबिलिटी के तौर पर देखा जाए तो ये सारे के सारे गुड कंडक्टर ऑफ क्या, यहाँ में एक्टिव इंग्रेडिएंट तौर पर देखते हैं तो इंग्रेडिएंट इसका अल्कोहलिक ड्रिंक में, और खास करके ये गुड सॉल्वेंट होता है जो कि मेडिसिन में इसका यूज करते हैं, जैसे कि टीन कल्चर, आयोडीन में, कफ सिरप में और मिनी टॉनिक में इस सॉल्वेंट का इस्तेमाल में लेकर के आया जाता है। सॉल्युबिलिटी देखा जाए तो ये सॉल्युबल इन वाटर, और भी प्रॉपर्टीज में टॉक्सिसिटी की बात की जाएगी तो कंजप्शन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal और deadly भी होता है कभी कभी। अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए इसको अल्कोहल को, तो उसमें इथेनॉल अगर मात्रा ज्यादा मिला हुआ तो हमारे लिए पॉइजनस का भी काम करता है, ऊपर पहुंचाने का भी काम करता है। तो ध्यान देना इस चीज का। कभी कभी देखते हो ना न्यूज़पेपर में आता है कि भाई इतने लोग जो है जहरीली शराब पीने के चलते मारे गए, तो कच्ची वाली जितनी होती है उसमें यूरिया का भी मिक्स होता है। तो भाई इथेनॉल का इतने सारे केमिकल अगर पिएगा आदमी तो उसका लीवर और सब खत्म हो जाएगा, और भी सारी चीजें हैं। हालांकि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बहुत ही हेल्प फॉर हेल्थ, मतलब इंजूरियस तो हेल्थ लिखा रहता है, लेकिन पूरी दुनिया मरी पड़ी है। तो भाई क्या है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल जो होता है कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये डेडली भी होता है, खास करके अगर मात्रा ज्यादा मिल जाती है तो वही पॉइजनस बन जाता है। हेल्थ इश्यूज भी इससे बहुत ज्यादा होता है इथेनॉल से। ये जो मैं लिखा था ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, है ना, इस चीज का ध्यान देना कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आते हैं रिएक्शन पर, आते हैं रिएक्शन के जो व्यूज है, थोड़ी सी इसमें चेक कर लूँ। हाँ, सारी चीजें क्लियर है, देखा जा सकता है अच्छे से, कोई अदर इशू नहीं है। चलो सारी चीजें सही चल रही हैं। है क्या ये रिएक्शन ऑफ सोडियम में, जैसे कि सोडियम ले रहा है और साथ में इथेनॉल ले रहा है। ये इथेनॉल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है इथेनॉल के पास, आप जानते हो ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहां से O वाला माइनस के साथ होता है। तो क्या करेगा कि सबसे पहली बात कि ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें सोडियम इथाऑक्साइड से रिएक्शन होना है, जैसे कि सोडियम इथाऑक्साइड बनना है क्या, जैसे कि यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और अपने आप को अटैच कर लेगा, और क्या फॉर्म कर लेगा? सोडियम इथाऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। अगर बात करें ये रिएक्शन विद सोडियम की बात हो रही है, अगर रिएक्शन देखा जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो हेल्थ में इथेनॉल में जैसे कि लमसम 443 केल्विन, 443 केल्विन जो है इसमें टेम्परेचर की है चीजें, और एक्सेस कंसंट्रेटेड में आपका क्या चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्शन होकर क्या बनेगा? जैसे कि इसमें मेनली आप ये समझो कि इथेनॉल अगर कोई हमारे पास में, उथनो उसको हम
अनसैचुरेटेड वाले में चेंज करना, यानी इथेनॉल को अनसैचुरेटेड वाले में चेंज करना, तो क्या बनेगा, इथीन ही बनेगा। उसके लिए आप कौन सा लोगे, एक कैटालिस्ट के तौर पर किसको लोगे, तो कंसंट्रेट H2SO4, वो क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए। तो इथेनॉल से हम क्या बना रहे हैं, इथीन बना रहे हैं। तो ये किसमें परफॉर्म हो रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम इसको चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट वाले पे और उसको समझते हैं। क्या चीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इस पर दो चीजें हमें पढ़नी है, एक एस्टरिफिकेशन बनाना है और बाद में सल्फोनिफिकेशन पढ़ना है। चलो इसी को देखते हैं। इथेनोइक एसिड्स में क्या होता है बच्चों, थोड़ी सी इस पर बात कर ली जाए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो क्या क्या चीजें हैं, पहली बात करें भाई कि इसका अपीयरेंस और ऑर्डर। अपीयरेंस और ऑर्डर देखते हैं तो बच्चों ये कलरलेस लिक्विड होता है और स्ट्रॉन्ग सावर विनेगर टेस्ट का भी होता है, खट्टा होता है इसका, विनेगर लाइक स्मेल होता है। अब विनेगर को स्मेल करके देखना, वैसा ही होगा ये इसका स्मेल। ये क्या है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस हैं, किसके, इथेनोइक एसिड्स के। ठीक, कॉमन फॉर्म जो अगर देखा जाए तो विनेगर जो होता है कॉमन फॉर्म इसका होता है, जिसमें कि 5 से 8% सॉल्यूशन जो है वो इथेनोइक एसिड्स होता है, किसमें, वाटर में। और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं विनेगर, जो कि वाइडली यूज होता है किसमें, फूड प्रिजर्वेटिव में इसका यूज में लेकर के आया जाता है। जैसे कि अगर अचार उचार बनाया जाता है तो उसमें फूड विनेगर को यूज में डाला जाता है ताकि लॉन्ग टर्म तक कोई भी हमारे पास में फूड है तो वो क्या हो, बचा रहे। मेनली अचार उचार में इसका यूज करते हैं। एंड फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी हम यूज में लेकर के आते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाएगी इथेनॉइक की, तो ये कितना है, 16.6 डिग्री सेल्सियस। और एक और एसिड के तौर पर हम देखते हैं इसको, ग्लाइकल एसिटिक एसिड। ग्लाइकल एसिटिक एसिड जो होता है वो एक तरीके से प्योर इथेनोइक एसिड्स है, जिसको हम ग्लाइकल एसिटिक एसिड कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये फ्रीज होता है लाइक आइस की तरह, सॉलिड होता है, जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। और स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट्स में ज्यादातर ग्लाइकल एसिटिक एसिड पाया जाता है और वहां पर इसका ज्यादातर यूज में लेकर के आया जाता है। असल में ग्लाइकल एसिटिक एसिड जो होता है ये फ्रीज होता है आइस लाइक सॉलिड, है ना, और बिलो रूम टेम्परेचर पर स्पेशली कोल्ड क्लाइमेट में ग्लाइकल एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो रिलेटिवली अच्छा, खास बात इसमें क्या है भाई, एसिड है तो वो तो जमेगा ही जमेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पॉइंट में दम कितना है। इस पॉइंट में दम यह है कि एसिडिक एसिड बोल तो रहा है कि फ्रीज होता है, बाद में ये भी कह रहा है कि क्लाइमेट जगहों पे, कोल्ड क्लाइमेट जगहों पे इसको रखा जाता है, चाहे पाया जाता है ना। तो मेनली ये कहा जाता है, नहीं देखते हो कोई भी अगर केमिकल होता है, चाहे सिरप वगैरह होता है, तो उसको कहा जाता है, रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको फ्रीजर में ही रखना, उसके अलावा और जगह पर मत रखना। तो यही चीज होता है कि भाई जो जिस जगह के लिए बनी होती है वही जगह उसके लिए बेहतरीन होती है ना। बॉइलिंग पॉइंट कितनी होनी चाहिए, तो 118 डिग्री सेल्सियस, 118 डिग्री सेल्सियस। एसिडिटी की बात की जाएगी तो दरअसल ये वीक एसिड होता है और पार्शली डिसोसिएट होता है वाटर में, है ना, बट इट्स कंसंट्रेटेड फ्रॉम कोरोसिव, है ना। इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर से क्या कर लेगा, रेड कर लेता है। कौन सा, एसिड की बात कर रहे हैं। एसिड क्या होता है, एसिड बेसन साल्ट जो है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से जाएंगे, मेरे लेक्चर को देखेंगे, क्या होता है, ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है। सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी तो हाई सॉल्युबल होता है, मिसेबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या फॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो भाई अब आपको समझ में आ रही है इथेनोइक एसिड्स के विषय में कुछ बातें थी, प्रॉपर्टीज थी। तो भाई इसको आपको क्या करना चाहिए, अपनी कॉपी पे एक एक पॉइंट को लिख लेना चाहिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना है तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, क्योंकि इसका जो है काफी यूज है। हालांकि मैंने गूगल ड्राइव पे इसका मैं लिंक पेस्ट कर चुका हूं, है ना, वहां से आप चीजों को क्या करना, देख लेना अच्छे से। बात करते हैं दो रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में पहले क्या बनेगा, एक कीटोन ग्रुप का मेंबर बनता है, बाद में वो कीटोन ग्रुप जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो इथेनॉल बनाता है, और एक यहाँ पे CH3COONA बनाता है। ये है क्या चीज, सॉप बनता है। तो पहली चीजें क्या है उसको समझो। सॉप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, मैंने ये जानो कि इथेनोइक एसिड रिएक्ट होता है किससे, इथेनॉल के,
किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा है, H2SO4 ले रहा है हम यहाँ पे, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेट को एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं और एज हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको कैटालिस्ट के तौर पर यूज करना है ना, कैटालिस्ट। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट यूज हो गया, ईस्टर और वाटर फॉर्म करना, यानी एक ईस्टर बनाता है, ये क्या है आपका ईस्टर है और वाटर बना रहा है, और एक कैसे रिएक्शन हो रहा है, तो हम इसमें दो चीज ले रहे हैं, एक ले रहा है हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं और साथ में हम ले रहे हैं इथेनॉल, और रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, रिएजेंट यूज कर रहे हैं हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो ये रिएक्शन आपको याद कर लेना चाहिए। एसिडिक अगर कोई फॉर्मूला याद है, कोई बच्चा एकदम समझ लो कि बिल्कुल ना के बराबर उसको नॉलेज है, तो आराम से इस चीज को आप समझ सकते हो, है ना। सॉल्फिफिकेशन में क्या होता है, सारी चीजें क्लियर है, बार बार मुझे देखना पड़ रहा है क्योंकि अभी दिक्कत हुआ था मुझे, इसीलिए बोल रहा हूं। है क्या चीज कि अगर ईस्टर, उसके बाद क्या होता है, ईस्टर रिएक्ट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और इसमें क्या क्या है कि भाई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड सच एज हम ले सकते हैं, बेस सच एज, ये बार बार आया है ये, और ये सच है, इसको भी करेक्ट, बेस सच बेस सोडियम हाइड्रोलेट, मतलब सोडियम हाइड्रोलाइज टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हाइड्रोलाइज नहीं है, ये यहां पर मिस्टेक है, ये आपका है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन किससे हो रहा है, कोई हमारे पास में ईस्टर है, साथ में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इथेनॉल CH3COONA मिलेगा। ये क्या होता है बच्चों, जनरली इसको हम कहते हैं सॉल्फिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हालांकि मैंने इसको अपने डाला हुआ हूं, है ना, अपने उसमें, चलो गूगल ड्राइव में आते हैं। कुछ ऐसी मतलब बात किया गया कि एक तरीके से ये है क्या चीज, समरी के तौर पर हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं क्या, उसके बाद से सोप और डिटर्जेंट पे आते हैं। कंबशन रिएक्शन में हमने क्या देखा बच्चों, बर्निंग ऑफ कार्बन किससे हो रहा था, कंपाउंड और किससे, ऑक्सीजन से, तो CO2 बन रहा था। रिलीज क्या हो रहा था, हीट और लाइट रिलीज हो रहा था, और सैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड बर्न जो होता है क्लीन फ्लेम, और अनसैचुरेटेड वंस ऑफन प्रोड्यूसेस येलो और सूटी फ्लेम में क्या होता है, ये सारी चीजें, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है क्या चीज, ये समझो बच्चों कि कार्बन जो है, कार्बन कंपाउंड जो है ऑक्सीजन जैसे कि बर्न होता है साथ में मिलके, तो वहां पर हीट और लाइट जनरेट होता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोकार्बन बॉन्ड होते हैं, वो क्लीन फ्लेम के साथ होते हैं, लेकिन जो अनसैचुरेटेड वाले होते हैं येलो और सूटी फ्लेम होते हैं उसका। इस चीज के विषय में जानना, ध्यान देना इसको अच्छे से। क्या बनता है कंबशन रिएक्शन में, CO2 बनता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो कंपाउंड है, जैसे कि अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज करेगा, लाइक अल्कलाइन KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करता है। ये ऑक्सीडेशन में इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बहुत डिटेल में पढ़ा है अभी। एडिशन रिएक्शन में क्या था, एडिशन रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि निकल और प्लेटिनियम यूज किया गया था और सैचुरेटेड बनाया गया था। कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं कौन सा, निकल और प्लेटिनियम, और क्या बनाते हैं आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं। तो जैसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है जिसमें कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इसको वेजिटेबल सॉल्ट का भी नाम दिया जाता है। तो ये एडिशन रिएक्शन है, क्या है, एथेन में जब H2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, इथेन बनेगा। तो निकल और प्लेटिनियम इसमें कैटालिस्ट के तौर पर हम यूज कर रहे हैं, निकल और PD, ठीक है। एडिशन रिएक्शन हो गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या था कि भाई उसमें से क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे थे और Cl लगाते चले जा रहे थे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, वन टाइप ऑफ एटम H इज रिप्लेस बाय अनदर, जैसे Cl को
कंडीशन लाइक किसके प्रेजेंस में हो रहा था, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। तो इस चीज के विषय में हमने काफी चीजें पढ़ी हैं और अच्छे से जानी है। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी मतलब मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। चलो देखते हैं, जैसे कि अब बात कर रहे हैं कि सोप और डिटर्जेंट बनाने की। सोप और डिटर्जेंट में इसमें इसलिए टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस लैब की तरह आते हैं, मतलब कि ज्यादातर एस्टर और उसके विषय में आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, कितने स्लाइड्स हैं और मुझे 3 स्लाइड ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। चलो लास्ट के 3 स्लाइड और बचे हैं, फिर आएंगे हम एमसीक्यू पे ही, और कहीं नहीं जाएंगे, एमसीक्यू पे ही आएंगे और उसके बाद से अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो लेक्चर के साथ बने रहिए। 1 घंटे का लंबा लेक्चर हो सकता है, 1.5 घंटे तक भी जा सकता है। तो एक लेक्चर में काफी चीजें कंप्लीट होंगी और एक्सप्लेन करने में, डिटेल में एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है और हर टॉपिक को कवर करेंगे। ये सारी टॉपिक अगर अच्छे से जो बच्चा पढ़ लेगा ना, उसके एमसीक्यू छूटने ही छूटने नहीं है और आपके सारे A to Z पार्ट A B C भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से ये पीपीटी आपके लिए तैयार किया गया है। सोप एंड डिटर्जेंट की बात की जाएगी तो सोप और डिटर्जेंट में जैसे कि है क्या, ये एक्टिविटी दिया हुआ है। सबसे पहली बात कर रहा है कि भाई एक जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें आप यूज कर रहे हो क्या, एक ऑयल यूज कर रहे हो, साथ में वाटर, और दूसरे वाले में भी क्या यूज कर रहे हो, इसमें आप यूज कर रहे हो सोप या डिटर्जेंट, और साथ में क्या यूज कर रहे हो, वाटर यूज कर रहे हो। तो क्या चीज होगा। ऑयल की बात की जाएगी तो बच्चों एक होता है कोहेसिव फोर्स, होता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और फिजिक्स में 2 चीजें कोहेसिव और एडहेसिव, है ना। कोहेसिव और एक फोर्स होता है एडहेसिव। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो होता है ये फिजिक्स में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। हालांकि मैं यहां से क्या होता है कि ये बबल की तरह होता है। जब हम सोप बबल का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे 4 रो बाई इस टाइप से आता है ना, वो फिजिक्स में पढ़ा जाता है। हालांकि सोप बबल जो है वो क्या होता है, काफी ये का ऑयल वाले बबल, पहले टिप की बात की जाएगी तो ऑयल बबल जो होता है इसकी डेंसिटी, मतलब वाटर की डेंसिटी से काफी लाइट होती है, और क्या होता है वाटर के ऊपर में यहाँ पर तैरेगा, है ना, ये पहले वाले में। और बाकी यहाँ पर क्या है आपका वाटर है, क्या है नीचे में वाटर है, ये नीचे में आपका वाटर हो गया यहाँ पे, और ऊपर में क्या हो जाएगा आपका तेल वगैरह हो जाएगा, ऑयल वगैरह, ठीक है। सोप में ये चीजें नहीं है, इसमें जो है वो घुल जाता है, दोनों की दोनों चीजें घुल जाती है। तो एक्टिविटी ये कहती है कि सबसे पहली बात क्या करो कि 10 ml वाटर, 10 ml वाटर कुछ ले लो 2 टेस्ट ट्यूब में, और ड्रॉप करो पहले वाले में कुकिंग ऑयल पहले ट्यूब में, और दूसरे वाले में डालो डिटर्जेंट। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इसमें पड़ जाएगा दूसरे वाले में। दोनों को चेक करने के बाद से जो टेस्ट ट्यूब है, मतलब कि कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो क्या चेंजिंग आएगा, क्या बदलाव आएगा, ये एक्सपेरिमेंट आपको देखना है क्या चीज पहली बात की जाएगी इसमें। तो जो ये डॉट वाला दिख रहा है ये दरअसल ऑयल का ड्रॉपलेट्स है ना, और बाकी जितने भी ये जो दिख रहे हैं ये सोडियम के कण है, Na+ है। तो आप जानते हो कि अगर सोप होता है तो उसमें NaOH होता है, ये बात जानो। और बीच में क्या होता है ऑयल ड्रॉपलेट से मान लेते हैं। तो ये सोडियम किससे आया होगा, ये आया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस होता है ना। चलो इसकी कुछ बातें देखते हैं और एक जानते हैं, एक टॉपिक के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं, मिसेल्स पढ़ते हैं। मिसेल्स में है क्या चीज है, जैसे कि आपको ये कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, ये है क्या, जैसे कि बबल है, बबल किसका है, ऑयल का है, और प्लेन यहाँ पे क्या है सरफेस टाइप का कुछ है। तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं उसके विषय पर बात करनी है। जनरली तौर पर यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि एक ये जो एजेंट है वो क्या बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। इट मीन्स कि ये काफी स्लिपरी होते हैं, है क्या कि जैसे सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये टाइप के क्या होते हैं सर्फेकेंट्स होते हैं। सर्फेकेंट्स का मतलब होता है ये जो सोप और डिटर्जेंट अगर डालते हो तो स्लिपरी सरफेस हो जाता है ना, जैसे ये सरफेस है, यहाँ डालोगे तो वो चिकनाहट महसूस होता है, स्लिपरी टाइप का होता है। तो ये सरफेस होता है वो एक्टिव एजेंट होते हैं
और इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डीवल नेचर रखते हैं। कैसे डीवल नेचर रखते हैं? तो पहला रखते हैं ये कि हाइड्रोफोबिक टेल होता है इनका, जो वाटर रिपेलिंग होते हैं, और दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक हेड होते हैं जो कि वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं। जो इसका हाइड्रोफोबिक टेल होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक लॉन्ग कार्बन चैन होता है जो कि अट्रैक्ट करता है ऑयल को, डर्ट, और फिर के किसको, ग्रीस वगैरह, जो कि हम मशीन्स में ज्यादातर यूज करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये हाइड्रोफोबिक टेल होता है उसका। और आपका जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जैसे कि वाटर अट्रैक्ट करता है, जो में किसमें होता है, जैसे कि आयनिक और पोलर ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं वाटर को। दो टाइप हमने पढ़े। पहला देखा जैसे कि एक्टिव एजेंट के तौर पर दो मॉलिक्यूल्स में इसको कैटेगराइज किया गया। पहला था आपका कि हाइड्रोफोबिक टेल हो गया, और हाइड्रोफोबिक टेल में क्या होता है बच्चों कि इसमें जो है ऑयली डॉट और ग्रीस टाइप के जो चैन अट्रैक्ट होते हैं, और उसमें चैन अट्रैक्ट होने की वजह से ये सारे ऑयल डॉट और ग्रीस वगैरह होते हैं। हाइड्रोफोबिक हेड में क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड में जो होता है उसमें आयनिक पोलर ग्रुप के मेंबर होते हैं, जैसे कि जो वाटर को अट्रैक्ट करें। इसका स्ट्रक्चर जो होता है मेनली इन 3-4 पार्ट में इसको पढ़ना है। इसके साइज को थोड़ी बहुत छोटी कर दी जाए, है क्या चीज इसको डिटेल में समझा जा रहा है। देखो जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्लीन फॉर्मेशन जो होता है मिशेल्स का कैसे होता है उसको भी हमें थोड़ा समझ लिया जाए, क्योंकि इस पर अगर सवाल आता है सोप ऑफ डिटर्जेंट में यहीं से उठा सकता है। जब हम मिक्स करते हैं कि इसको वाटर से, जो सर्फेकेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं और एक स्पेरिकल क्लस्टर बना लेते हैं, जिसको हम मिशेल कहते हैं। मिशेल जो आप देख रहे थे कि एक जब ये अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद से ये एक स्पेरिकल क्लस्टर बना ले रहा है, जिसको हम कह रहे हैं क्या, मिशेल बोल रहे हैं। हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है इसका पॉइंट करता है इनवर्ड की तरफ और ट्रैपिंग द ऑयल एंड डर्ट इन द सेंटर। समझ में आ रही बात? हाइड्रोफिलिक हेड जो होता है ये आउटवर्ड को पॉइंट करता है और सराउंडिंग जो भी वाटर है उसको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट होता है वाटर की तरफ। तो दो हमने देखा, उसका यूज हमने देखा। तो मिशेल जो है डर्ट नाउ सस्पेंडेड इन द वाटर एज अ स्टेबल इमोलेशन कैन बी वाश्ड अवे इजिली। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर होता क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि अगर कपड़े पे ऑयल लग जाता है तो हमको किस तरह उसको वॉश करते हैं, तो वही उसी ही चीज बता रहा है कि ऑयल डर्ट जो होता है उसको हटाने के लिए जो एक हम यूज कर रहे हैं डिटर्जेंट, तो धीरे धीरे साफ तो कर देता है, लेकिन थोड़ा वो चीजें रह जाती हैं। टाइम से टाइम अगर यूज किया जाता है तो वो साफ पूरा का पूरा क्लीन हो जाता है। चलो कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमें जाननी थी, और एक प्रॉपर्टीज के तौर पर सोप और डिटर्जेंट के विषय में थोड़ी सी बात जान ली जाए। क्या क्या है केमिकल स्ट्रक्चर जो सोप का होता है भाई, इसमें जो होता है सोडियम और पोटेशियम होते हैं, जो कि काफी लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, जैसे फैटी एसिड्स वगैरह। डिटर्जेंट में क्या होता है सोडियम साल्ट, जैसे लॉन्ग चेन में बेंजीन, सल्फोनिक एसिड और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं। सोर्स के तौर पर देखा जाए तो सोप में क्या होता है नेचुरल सोर्स इसका लाइक जैसे वेजिटेबल्स ऑयल, कोकोनट और पाम ऑयल में इसका सोर्स है। इसका सोप का एनिमल फैट्स हो गया, जो कि प्रेजेंस में क्या होता है सल्फोनिफिकेशन के प्रेजेंस में होता है। डिटर्जेंट जो होता है प्राइमरली सिंथेसाइज होता है, जैसे मैनमेड वगैरह ये सब है ना। पेट्रोकेमिकल में पेट्रोलियम प्रोड्यूसर के तौर पर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के तौर पर ये मिलता है। फॉर्मूला जो है इसका क्या है, RCWNA प्लस में सोडियम से एस्टरेट है और C17H35CWNA बनना, और यहाँ पे सोडियम लारेल सल्फेट होता है। ये आप देख लेना है, इसको मैं PDF में भेज दूंगा, वहां से अच्छे से पढ़ लेना। आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की तरफ। अगर क्वेश्चन कुछ बताने वाले हैं तो उसको मैं बता देके खत्म करूंगा। कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, ये आपके लिए क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर में किसमें प्रेजेंट है ये देखना जरूर, किसमें कार्बन प्रेजेंट है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको लगा लेना। Which of the following statement are usually corrected for carbon compound, जैसे कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जैसे ग्रेफाइट वगैरह होता है, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। भाई कार्बन कंपाउंड को जनरली
गुड कंडक्टर में एक एक्सेप्शन है, हम पढ़ते हैं किसको, पढ़ते हैं हम ग्रेफाइट को, है ना। ये ग्रेफाइट जो होता है एलोट्रॉप्स के तौर पर सारे तो नहीं होते हैं, है ना। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हाँ होता है भाई। हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ग्रेफ नहीं होता है उतना। केवल डायमंड में ये चीज पॉसिबल है, किसमें, तो डायमंड में ये चीज पॉसिबल है। और ये तो है आपका ग्रेफाइट, अगर तीनों आ जाए तो बात बन गई। डो नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, तो क्या क्या हो सकता है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फ्रॉम कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के लिए तो कह सकते हैं पहला, और इसको भी बोल सकते हैं, बाकी इन दोनों का तो कह नहीं सकते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड किसमें है, तो फर्स्ट एंड थर्ड आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसको देख लेना अच्छे से, है ना। सवाल बहुत बढ़िया था, देखना इसको। सेकंड क्वेश्चन आते हैं अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, हालांकि मैं इसको शाम को आपको अच्छे से बताऊंगा। अमोनिया कहाँ गया भाई, अमोनिया ये रहा अमोनिया, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है इसके बीच में, तो ये इसका स्ट्रक्चर था, है ना। और भी सारी चीजें हैं, ठीक। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे एमसीक्यू हमने देखे हैं, और बाबू इस पूरा का पूरा स्लाइड जो है एक बढ़िया नोट्स की तरफ बन गया है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल होगा। तो मैं अपने गूगल ड्राइव में इसको भेजूंगा। आते हैं एक बेंजीन के ऊपर बात कर लेते हैं। बेंजीन का आता है स्ट्रक्चर वगैरह, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर काफी, देखो इसमें क्या होता है ना, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन, यहाँ कार्बन, एक कार्बन, ये टाइप हो गया। और इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कुछ इस टाइप से अल्टरनेट वाला होता है। यहाँ अगर बॉन्ड है तो ये छोड़ करके यहाँ बनता है, ये छोड़ करके यहाँ बनता है। बाकी जो है यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लो तो ये पूरा, यहाँ हाइड्रोजन लगा तो ये पूरा, ये हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ हाइड्रोजन लगा लो, ये हाइड्रोजन लगा लो। तो अल्टरनेट इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड दिखते हैं। तो कौन से स्ट्रक्चर में अल्टरनेट दिख रहा है भाई, तो ये जो अब दिख रहा होगा सी वाला में ही केवल अल्टरनेट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो स्ट्रक्चर है किसका, बेंजीन का, है ना। क्योंकि डबल बॉन्ड, एक छोड़ करके डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ कर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ कर ये डबल बॉन्ड इधर हो गया। बाकी सब बैलेंस ही है। अगर इस कार्बन की बात की जाएगी तो ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, सब सारे बैलेंस ही हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। आओ एक बात बताना था, होमोलोगस सीरीज तो मैं बता दिया हूं, है ना। और इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन आता है भाई, कितने बॉन्ड बनते हैं एक इथीन में। तो इथीन में आपके ये स्ट्रक्चर था इसका, मैं इसको बता चुका हूं पहले। और जैसे कि आप जानते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड एक्स्ट्रा लग ही रहा है, और बाकी आप जोड़ दोगे तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड को ऐड करके कितना कोवेलेंट बना ले रहे हो आप, 7 बना ले रहे हो, ठीक है। फिर से अभी हमने देखा था एडिशन रिएक्शन पर निकल और प्लेटिनियम का, ये किसका रेस्पेक्ट में होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। अच्छा ठीक है, चलो इतना ही है आज के लेक्चर में। और भी सारे क्वेश्चन है क्या, नहीं और क्वेश्चन नहीं है। तो बच्चों आज के लेक्चर को बस अब मान के चलो कि केवल इस पर एमसीक्यू ही होने हैं। तो बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। आपका समय कीमती टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लेक्चर को सुना, और ऐसे ही आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे। एक बात जान लो कि बच्चों अगर ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो, अच्छे से क्लियर कर लेते हो, तो आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ सारे मैं टॉपिक कवर करा रहा हूँ, और एक एक पार्ट ए बी सी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप देखना जरूर, पढ़ो, मन लगा पढ़ो, क्योंकि समय बहुत कम है। और मान के चलो ये आपका दिसंबर आने वाला है, दिसंबर हो गया, जनवरी और फरवरी, केवल 2 महीने बचे हैं। 2 महीने को आपको पूरा टाइम दे देना है। जरूर आप कितने क्रॉस कर जाओगे, 95+ बच्चों जाओगे। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है बच्चों।